कैसे देख रहे हैं इस तरह की बयानबाजियों को? और ये कहा जा रहा है, एक और तो अखिलेश कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमें कोई सांसद कोई विधायक नहीं तोड़ना, लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 25 से 26 जो है सांसद जो हैं वो टूटकर हमारे पाले में आ रही हैं। ये डिफरेंस क्या कह रहा है सर? ये मैसेज अखिलेश यादव का क्या कह रहा है सर? देखो गीतांजलि जी, ये तो ममता बनर्जी की तुलना, उनके नेतृत्व की, उनके संघर्ष की तुलना यदि अखिलेश यादव जी से की जाए तो बहुत अंतर है दोनों में। उनके नेताओं की बात की जाए, जितना पश्चिम बंगाल में जाकर के मैंने चुनाव देखे और पश्चिम बंगाल की टीएमसी के नेताओं को मैं जानता हूं, वो डू एंड डाई वाले थे, करो या मरो की स्थिति वाले थे। या तो उनकी तुलना समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से की जाए तो नहीं की जा सकती। वहां का संघर्ष, वहां की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी जैसी समाजवादी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में। बहुत डिफरेंस है दोनों पार्टियों में। और वो तो बड़ा कस्में खाते थे, दिल में कुछ होता था, आंखों में कुछ और होता था उनके। या तो वोट टूट सकते हैं तो समाजवादी पार्टी तो बहुत बहुत पीछे है। देश की 2024 की सब विपक्ष की सबसे दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी यदि नहीं बची पाई तो ये देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का टारगेट बहुत मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। जहां जो भी राजभर जी ने आरोप लगाए मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन जितना मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, और वो किसी भी पार्टी के नेता हों, सत्ता से बहुत दिनों तक दूर रहना बहुत आसान नहीं होता। राजनीति करना, राजनीति में बने रहना, उसके लिए सत्ता बहुत जरूरी है। और 10 साल तक समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर है। 2027 का चुनाव ठीक समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और डू एंड डाई वाला है, मैं जहां तक मैं मान के चल रहा हूं। या 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीतती है, सत्ता तक नहीं पहुंचती है, तो पश्चिम बंगाल जैसा हाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। ये समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को देखना है कि किस तरीके से उनको बांधे रखना है, कैसे उनमें जोश बरकरार बनाए रखना है। हाँ। ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी लेकिन जोश भरने की कोशिश तो सुनील जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अब तो ऑडिट रिपोर्ट भी उन्होंने तैयार कर लिया। आज तो दूसरी ऑडिट रिपोर्ट है। मैंने खुद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, उसमें वो पूरी तैयारी में नजर आ रहे थे, और उन्होंने बाकायदा, देखिए, पूरी एक रिपोर्ट कार्ड जिसे कहते हैं, हर पार्टी अपने कामों की बनवाती है, अपनी उपलब्धियों की बनवाती है, लेकिन अखिलेश यादव ने वो रिपोर्ट कार्ड बाकायदा बांटी। वहां जितने मीडिया कर्मी मौजूद थे सबको बांटी गई, और ये बताया गया कि देखिए किस तरह से जो घोटाले हैं वो हो रहे हैं। तो ये ऑडिट जो है, चलिए, वरिष्ठ पत्रकार नीरज मौर्य जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। नीरज जी, ये ऑडिट रिपोर्ट क्या कह रही है सर? ये ऑडिट बीजेपी को महंगा पड़ सकता है क्या? देखिए, महत्वपूर्ण बात गीतांजलि जी ये है कि ऑडिट रिपोर्ट हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय नेतृत्व बनवाता ही है। अखिलेश यादव ने कोई नया काम नहीं। कोई भी राजनीतिक दल अगर राजनीति करेगा और मैदान में जाएगा, उसको अपनी धरातल पे क्या भूमिका अदा करनी है, किस तरह से लोगों को जोड़ना है, किस तरह से लोगों को अपनी ओर डाइवर्ट करना है, जनता को किन मुद्दों को लेकर चलना है, वो सारी ऑडिट रिपोर्ट सारे राजनीतिक दल बनवाते हैं। ठीक है। कुछ लोग अपने तरीके से बनवाते हैं और कुछ लोग अलग तरीके से बनवाते हैं। ठीक। लेकिन निश्चित रूप से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का युवा जिस तरह से परेशान है महंगाई से, पेपर लीक से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये महंगा साबित होता जा रहा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो 2024 में जनता ने उनको जवाब दिया, जो क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की 2024 में गिरी, तभी तो 300 से 240 पे आए, और क्रेडिबिलिटी इतनी गिरी कि नरेंद्र मोदी जी की खुद की सीट से लाखों की संख्या में वोट की जीत का मार्जिन कम हो गया, राजनाथ सिंह का लखनऊ में कम हो गया, गोरखपुर जैसी सीट पे हो गया, और इतनी क्रेडिबिलिटी गिरी कि आप अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट जिन रामलला को लेकर कन्याकुमारी, और अखिलेश यादव तो उस सीट को ट्रॉफी के जैसे उठाकर घूमते हैं, अक्सर हमने देखा, वही हार गए। नहीं, निश्चित रूप से वही सीट आप हार गई। और ये क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी उस क्रेडिबिलिटी को ठीक करने के लिए 2027 में कोई भी ताकत, कोई भी प्रयास कमजोर तरीके से नहीं करेगी। वो उसको निश्चित रूप से अपने तरीके से चारों तरफ घेर के लाएगी, चाहे उन्हें किसी भी तरीके से ओवैसी को लाना पड़े और ओवैसी से वो मुसलमानों को
बरगलाना पड़े, उनके वोटों को तोड़ना पड़े, काटना पड़े। लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह की बात कही है, उससे उनकी बात में कम लगता है कि उनके साथ जो जुड़े लोग हैं या उनके साथ जो लोग चल रहे हैं वो जमीन पे धरातल पे काम कर रहे हैं, इसीलिए वो धरातल पे जमीनी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। अविरल जी से ही जवाब ले लेते हैं। अविरल जी, घेरने की कोशिश हो रही है, मुद्दे तो जाहिर सी बात है कि आप दे ही रहे हैं। नीट पेपर लीक तो है ही मुद्दा, उसको लेकर तो पूरा विपक्ष एकजुट नजर भी आया। अखिलेश यादव भी उसी मुद्दे को कह रहे हैं, लेकिन आज तो उन्होंने गोरखपुर का जिक्र भी किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गोरखपुर का जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि 500 जो प्राइमरी स्कूल है बंद हुए हैं, 1500 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। साथ ही उन्होंने वहां की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर सवाल उठाया, कहीं ना स्वास्थ्य प्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाया, और तो और अयोध्या में जो चंदा घोटाला हुआ है उसको लेकर सरकार को घेरा। तो मुद्दे आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा मिलते जा रहे हैं विपक्ष को, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो अखिलेश यादव को? नहीं, हम तो कहते हैं ना इसी चीज को, फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पे मुद्दे उठाए जाने चाहिए, सवाल उठाए जाने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी चीज को कहते हैं कि विपक्ष का अधिकार है सवाल उठाना, फैक्ट्स के आधार पे सवाल उठाए, कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष में है तो विपक्ष का यही दायित्व है, यही इसी दायित्व का निर्वाह विपक्ष को पूर्ण रूप से करना चाहिए। विपक्ष नहीं उठाएगा सवाल, सत्ता से नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, तथ्यों के साथ, पूर्ण रूप से आंकड़ों के साथ जवाब देती है, इसमें कोई दुराय नहीं। नंबर 2, जहां तक राम मंदिर का विषय, राम मंदिर का हमारा सबसे इसमें पूर्ण रूप से करीबी विषय है। हम स्पष्ट रूप से इसको कहना चाहते हैं, एसआईटी गठित की गई है और निश्चित रूप से सबके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई घटना वहां हुई है, इस प्रकार का मामला हुआ है, तो निश्चित ही कार्रवाई होगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है, कोई फंड बट नहीं है, ये क्लियर कट है, बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय है अयोध्या का, जिस प्रकार से उसमें क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस करें, लेकिन बात ये है उसमें आरोप लगा देना या साबित कर देना, एक प्रकार से खुद ही सिद्ध कर लेना, वो चीज गलत है, क्योंकि एसआईटी है, एसआईटी जांच करेगी। निखिल जी, ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश जो है वो अखिलेश यादव कर रहे हैं, पीछे भी हमने देखा है और अब भी हम लगातार देख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी तरह का वोट बैंक जो है वो समेटेंगे, लेकिन यहां एक और अयोध्या के मुद्दे को लेकर वो ब्राह्मण समाज को भी घेर रहे हैं। यहां पार्टी के कई नेता गाहे बगाहे ब्राह्मणों पर टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं। ऐसे में कैसे आप साधेंगे ब्राह्मण समाज को? क्या विश्वास में ले पाएंगे इस तरह से? क्योंकि एक और कहा जा रहा है कि नहीं हम खड़े हैं, और दूसरी ओर वहीं उनके खिलाफ भी बोला जा रहा है। सबसे पहले गीतांजलि जी, जो भी ब्राह्मण विरोधी जो भी बातें बोलता है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और ब्राह्मणवादी जो इनकी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। मेरी बात तो सुन लीजिए, साफ तौर पर वो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग को उसके प्रति अपना कड़ा विरोध भी जता रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप समाज पार्टी की बात करें तो ब्राह्मण हमेशा समाज पार्टी का साथ रहा है। अगर आप बात स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी से लेकर या अभी तक इतने में नेताओं के आपको नाम गिना दूंगा, हमारे नेता पक्ष में श्री माता प्रसाद पांडे जी हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी या कोई भी देखे, ब्राह्मण समाज हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। और जो भी गीतांजलि, आपकी बात ये भी सही है भाई, जिसने भी अगर ब्राह्मण समाज के बारे में कुछ भी गलत बोला है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। अगर किसी प्रवक्ता ने बोला है तो मैं भी प्रवक्ता पार्टी का बैठा हूँ, तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। कब निंदा की सर? ब्राह्मण समाज पर बोला गया, कहाँ निंदा की सर? ब्राह्मण समाज पर तो आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ में है, साथ लेकर चलेंगे, और तमाम तरह की प्रतिमाएं जो हैं उनका भी जिक्र कर रहे हैं। आप हर एक बात का जिक्र कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन गाहे बगाहे इस तरह की टीका टिप्पणी भी तो ब्राह्मण समाज को कुछ तो सिखाएगी, कुछ तो दिखाएगी सर। नहीं गीतांजलि जी, आपने बात बोली, मैं आपकी बात से जोड़ते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। जिन्होंने भी ब्राह्मण समाज के बारे में जो भी बोला है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और उसके बाद उनको लखनऊ भी तलब किया गया, ये बात भी सच होनी चाहिए। उस समय आप भी थे कि उनको कैसे लखनऊ में तलब किया गया था, तो बात इसकी होनी चाहिए। अगर मैं कुछ बात बोलूंगा तो मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं हमेशा समाजवाद को अपना एक प्रतीक मानता हूँ और मैं हमेशा बात अच्छी बोलता हूँ और अच्छे कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ। और इस बात को साथ रखते हुए इस बार हमारे ब्राह्मण समाज ने एक बात ठान ली है कि कैसे 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी। निखिल जी, चलिए तो ब्राह्मण समाज को निर्धारित करने दीजिए, उससे पहले तो कुछ भी कहना अभी शायद जल्दबाजी होगी, और इस तरह की जो टीका टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर रहती भी नहीं है। सुनील कौशिक जी, ये जो दोहरा रवैया है, एक और ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी और टीका टिप्पणी जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ। हालांकि निखिल जी इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें तलब किया गया लखनऊ और बातचीत की गई, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन लग रहा है कि इस तरह से ब्राह्मण समाज को साधने की जो कोशिश हो रही है अखिलेश यादव की, वो पूरी हो पाएगी? सुनील जी, अपने आप को थोड़ा अनम्यूट करें सर,
आप देखो, म्यूट हैं शायद। ये तो 2027 के चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन चुनाव से पहले हर जाति धर्म को अपने पक्ष में लाने के लिए हर पार्टी का नेता प्रयास करता है, और अखिलेश यादव जी का जो अच्छा प्रयास है, निश्चित तौर से उनको साधुवाद देना चाहिए। लेकिन क्या उनके नेता उनकी बातों को मानेंगे? क्या ब्राह्मणों को गाली देना बंद करेंगे? क्या ब्राह्मणों से तमाम ऐसे नेता हैं कि पूजा पाठ बंद करा दीजिए, इसकी अपील करेंगे? क्या जिन लोगों ने सनातन धर्म की पुस्तकों को, धर्म ग्रंथों को फाड़ा, आग लगाई, उनके लिए कोई डिसीजन लेंगे? अब तो वो पार्टी में नहीं है, लेकिन उनके साथ तमाम ऐसे नेता हैं जो आज भी पार्टी में मौजूद थे। मोर्रा जी के साथ मोर्रा जी बाहर हुए हैं। इन सब बातों का जवाब 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश जी को देना पड़ेगा, और जो भी जवाब या अपना पक्ष रखेंगे, यदि उनसे ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज संतुष्ट होता है तो निश्चित तौर से उनके साथ होना चाहिए, लेकिन संतुष्ट नहीं होगा तो उनके विरोध में वोट करेगा। लेकिन पुराना रिकॉर्ड यदि आप उठा के देखें, 2017 में उन्होंने, लेकिन सुनील जी एक बात ये भी है कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि ब्राह्मण समाज जो है वो बीजेपी के साथ में है, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण समाज के लिए कितनी है? बीजेपी ब्राह्मण समाज के लिए क्या? देखिए, उपेक्षा तो हो ही रही है ना। निखिल जी, आप इस बात से कितनी सहमति रखते हैं? अविरल जी, अविरल जी। जी बिल्कुल, देखिए, जहां तक विषय ब्राह्मणों का, ब्राह्मण बहुत सम्मानित थे, सम्मानित हैं, सम्मानित रहेंगे, पूजनीय है ब्राह्मण, और ब्राह्मणों का सम्मान होना अनिवार्य है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, हम पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का सम्मान करते रहे, भविष्य में भी करते रहेंगे, और किया जाना अनिवार्य है। और जहां तक अगर मैं अपनी निजी बताऊं तो हम तो जाट कौम से आते हैं, तो हम तो पूर्ण रूप से क्षत्रिय वर्ग पूर्ण रूप से सम्मान करता है ब्राह्मण समुदाय का, और निश्चित रूप से ब्राह्मण ज्ञानी है, और एक तरीके से ब्राह्मण देवता की संज्ञा दी जाती है हमारे हिंदू समाज में, तो बिल्कुल स्पष्ट है। और ब्राह्मणों का अपमान नहीं होना चाहिए। और जहां तक विषय हमारी पार्टी का, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री अविरल जी, बीजेपी को ब्राह्मण का साथ और तो मिलता है, लेकिन क्या ब्राह्मणों को बीजेपी का पूरा सपोर्ट मिल पाता है सर? उपेक्षा तो हो रही है। देखिए, आप देखिए, बिल्कुल 100% समर्थन हम पूर्ण रूप से करते हैं, और सबका साथ और सबके विकास में यही है, सबके हित में काम हो, और पूर्ण रूप से ब्राह्मण समुदाय के हित में भी मैं समझता हूँ काम हो, किसी रूप में उनके साथ नाइंसाफी ना हो, ये अनिवार्य है। और उसी चीज पे, उसी रास्ते पे चलने का काम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हम पूर्ण रूप से कर रहे हैं, और किया जाता रहेगा।